हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR जूनियर्स। तो कैसे हो गाइस? आई होप सभी मजे में होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसके बारे में अवेयरनेस होना, जिसके बारे में नॉलेज होना हर एक बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है, हर एक पीपल के लिए इंपॉर्टेंट है। जो इंडिया का है या फिर ऑल ओवर द कंट्री में कोई भी इंसान है, हर एक पीपल के लिए इस चीज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। वो कौन सा टॉपिक है? फूड। और जब भी हम फूड की बात करते हैं तभी हमें मेन चीज क्या याद आती है? जब भी हम फूड की बात करेंगे सो फूड ग्रेन्स, हमारे क्रॉप्स की याद आती है, मल्टीपल फ्रूट्स की याद आती है। और जब हम फ्रूट्स की बात करें तो हमें किसकी याद आती है? प्लांट्स की याद आती है। यस बच्चों, सो जब भी आपको फ्रूट खाना हो या फ्लावर्स चाहिए हो या फिर आप मल्टीपल फ्रूट्स खाते हैं, दालें खाते हैं आप सभी, राइस खाते हैं आप सभी, रोटियां खाते हैं आप सभी, तो जो भी चीजें आप खाते हो वो सारी चीजें कहाँ से आती है? ये सारी चीजें एग्रीकल्चर के वजह से आती है। और एग्रीकल्चर हम कैसे करते हैं, हमें एग्रीकल्चर के बारे में क्या क्या जानना है, ये सारी चीजें बच्चों हम इस चैप्टर के अंदर बढ़िया तरीके से इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। सो ये चैप्टर आपके टेक्स्ट बुक का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो ध्यान से अटेंशन के साथ देखना है, मजेदार चैप्टर है। ओके, सो ये है 5th स्टैंडर्ड EVS 1 का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है फूड फॉर ऑल। ये जो फूड्स है ये सभी के लिए है कि नहीं? अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो भी आपको उसके साथ खाने के लिए कुछ तो भी चाहिए होगा ना। डायरेक्टली आप ऐसे नहीं खा सकते हैं कि नहीं, आपको रोटी चावल ये सारी चीज़ें तो सभी के लिए नेसेसरी चाहिए ही चाहिए होता है कि नहीं? और ये सारी चीज़ें कहाँ से आती है? ये सारी चीज़ें एग्रीकल्चर से आती है। और इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हम उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, अब यहाँ पर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर आप सभी के लिए क्या होता है? एग्रीकल्चर मतलब हमारा ऐसा जगह जहां पर बहुत सारे मल्टीपल वेरियस टाइप ऑफ फ्रूट्स के या फिर अलग अलग क्रॉप्स को उगाए जाए, ऐसा जगह जहां पर खेती की जाए, ठीक है, जहां पर फार्मिंग की जाए। अब ये जो फार्मिंग का प्लेस है हमारे इंडिया के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर, फार्मिंग के लिए मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए कितना लैंड रखा हुआ है बच्चों? 100 में से 60% लैंड सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए है। क्योंकि एग्रीकल्चर अगर नहीं होगा तो क्या हम खाना खा पाएंगे? अगर हम खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या हम सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं सरवाइव कर सकते। खाना खाने के बिना आप 2 दिन भी नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं? एक दिन आप चलो कैसे कैसे करके भी रह लोगे, लेकिन 2 दिन भी आप खाना खाए बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं? तो कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन खाना खाए बिना रह सकता है, ठीक है? चलो, सो अब अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के लिए कितना लैंड हमारे इंडिया के अंदर है? इंडिया के अंदर 60% ऑफ लैंड सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर फार्मिंग के लिए रखा हुआ है। बिकॉज फार्मिंग होगी, एग्रीकल्चर होगा, तभी जाकर फूड्स प्रोड्यूस होंगे, फूड्स आएंगे, तभी जाकर हम उसे खा पाएंगे, है कि नहीं? सो इसके लिए 60% लैंड को रखा गया है, ठीक है। अगर 60% लैंड नहीं होगा तो वहां से फूड्स नहीं आ पाएंगे। और जो बाकी जो लैंड्स है जहां पर ह्यूमन बीइंग रहते हैं, हम सभी रहते हैं, तो हमारे लिए अगर खाना ही नहीं आ पाएगा तो हम ऑटोमेटिकली मर जाएंगे, है कि नहीं? तो यही सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर बताई हुई है। अब अगर क्रॉप्स की बात करें और खेती बाड़ी की बात कर रहे हैं हम, तो खेती बाड़ी की अगर हम जब भी बात करते हैं तो हमें क्या याद आता है कि पेड़ पौधे लगाने चाहिए, पेड़ पौधों से हमें मल्टीपल फ्रूट्स वगैरह वगैरह चीजें मिलती है। बट आप सभी को ये चीजें जरूर से पता है कि सीजन्स होते हैं, है कि नहीं? सभी को पता है ये चीजें कि सीजन्स होता है। अगर आपको ग्रेप्स खाना है, अगर आपको ऑरेंजेस खाने, तो आपको ना ये चीजें ना ज्यादातर ठंडियों के टाइम पर मिलेगी, है कि नहीं? है कि नहीं? इसी तरह से यहाँ पर क्या होता है, जब अगर आपको मैंगो खाना होगा तो आपको कौन से टाइम पे मिलता है? मार्च, अप्रैल, मई, जून वगैरह के टाइम पे मिलता है कि नहीं? मई जून के टाइम पर आपको ये चीजें खाने के लिए मिलती है, गर्मियों की छुट्टी में, है कि नहीं? सो ऐसे कुछ स्पेशल फ्रूट्स होते हैं या ऐसे कुछ स्पेशल क्रॉप्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर सीजन के लिए ही बनाए हुए होते हैं। उन्हीं सीजन्स में हम उसे उगा सकते हैं, उन्हीं सीजन में हम उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है।
तो उसी तरह से मेनली 2 सीजन्स है, मेनली कौन से सीजन्स है, मेनली 2 सीजन्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। चलो, सो सबसे फर्स्ट मेन सीजन कौन सा आता है बच्चों, यहाँ पर जून से लेकर कब तक, अक्टूबर तक, जून से लेकर अक्टूबर तक का जो सीजन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, खारिफ सीजन कहते हैं, ठीक है। अब ये सीजन का हमने नाम रखा हुआ है खारिफ सीजन। अब ये सीजन के अंदर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर मिलता है, ठीक है। आप सभी को पता है कि ये कौन सा सीजन है, ये बारिश का सीजन है कि नहीं। तो जब बारिश आती है, बारिश जब आएगा तो क्या होगा, सॉइल में आएगा, है कि नहीं, जमीन पर बारिश गिरेगी, हवा में नहीं रहता ना बारिश, तो जमीन पर बारिश गिरेगी, जमीन पर बारिश गिरेगी तो इससे क्या होगा, क्रॉप्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में खूब बढ़िया तरीके से ग्रो होंगे। तो इसीलिए इस सीजन को हम क्या कहते हैं, इस सीजन को हम खारिफ सीजन कहते हैं, जिसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर होता है जो कि हमें नेचर से ही मिलता है, हमें एक्सटर्नली बाहर से हमें वाटर को लाकर यहाँ पर नहीं डालना पड़ता, हमें खेती में बाहर से वाटर्स को लाकर नहीं डालना पड़ता है, हमें तकलीफ नहीं करनी पड़ती है इस चीज की, ठीक है, क्योंकि हमें डायरेक्टली रेन से ये वाटर फुलफिल बढ़िया तरीके से हो जाता है। और इस टाइम पर जो क्रॉप्स उगते हैं उसे हम लोग इस सीजन का कहते हैं, ठीक है, खारिफ सीजन कहते हैं, ठीक है। सो याद रखना है आपको, ये सीजन्स आपको लिखने के लिए आ सकते हैं या फिर फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में आपको पूछ सकते हैं। तो आप याद रखेंगे कि जून से लेकर अक्टूबर तक का मौसम कौन सा होता है, बारिश का मौसम होता है। तो उस टाइम पर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, उस टाइम पर जो क्रॉप्स उगेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, खारिफ सीजन का क्रॉप कहेंगे। बट उस टाइम पर क्या होता है, वाटर आता है, मीन्स कि रेनफॉल होता है। सो रेनफॉल की वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर सॉइल के अंदर मिल जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन से है, ये दोनों इंपॉर्टेंट सीजन है, ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट सीजन है, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, अक्टूबर से लेके मार्च तक का, अक्टूबर से लेके मार्च तक का जो सीजन होता है उस सीजन को हम क्या कहते हैं, रबी सीजन कहते हैं, ठीक है। इस सीजन को हम क्या कहते हैं, रबी सीजन कहते हैं। अब इसे रबी सीजन क्यों कहेंगे बच्चों, क्योंकि इस सीजन में क्या होता है कि जब बारिश चले जाता है, बारिश बहुत ज्यादा आती है बारिश के मौसम में, ठीक है, बारिश आ जाने के बाद क्या होता है कि जब वो बारिश आता है उस टाइम पर वो सॉइल में आता है कि नहीं, सॉइल में जाता है। सो सॉइल पूरी तरह से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके अंदर पूरा पानी पानी सा हो जाता है कि नहीं, सॉइल थोड़ा सा गीला गीला सा हो जाता है। तो उस टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर वाटर थोड़ा सा एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है वो वाटर, सो इसकी वजह से सॉइल थोड़ा सा वाटर सा होता है। तो उस टाइम पर हम क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं कि नहीं। आप सभी को पता है कि क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, कोई भी प्लांट के लिए वाटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट नॉन लिविंग थिंग नहीं है, प्लांट लिविंग थिंग है कि नहीं। तो उनको ग्रो होने के लिए वाटर भी चाहिए होता है और साथ ही साथ हवा, सूरज की रोशनी सभी कुछ चाहिए होती है। अगर ये सारी चीजें नहीं मिली तो वो भी मुरझा जाते हैं हमारे जैसे, है कि नहीं। चलो, सो इसीलिए हम इस सीजन को क्या कहते हैं, रबी सीजन कहते हैं। इस सीजन पर दो तरीके से वाटर फुलफिल हो सकता है। एक तो वाटर ऑलरेडी सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब रहता है, वो वाटर से भी वो काम निकल जाता है। उसी के साथ साथ उस टाइम पर वाटर ड्रॉपलेट्स, आप सभी को पता है, ओस की बूंदें आती हैं, सो वो बूंदों की हेल्प से भी वो भी एक तरह से वाटर का सोर्स बन जाता है, ठीक है। आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट लास्ट, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसके बारे में भी जानना हमें जरूरी है, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा मार्च से लेकर जून तक का। अब ये जो मार्च से लेकर जून तक का टाइम होता है उसमें हमें बड़ी ज्यादा गर्मी लगती है कि नहीं। तो इस सीजन को हम क्या कहते हैं, समर क्रॉप, ठीक है। इस सीजन में जो क्रॉप्स आते हैं उन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, समर क्रॉप कहते हैं, ठीक है। सो इस टाइम पर ज्यादातर आप सभी ने आम के स्वाद तो जरूर से लिए होंगे, है कि नहीं। सो यहाँ पर इस सीजन में जो भी क्रॉप्स निकलते हैं, जो भी क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उन क्रॉप्स को हम क्या कहते हैं, समर क्रॉप्स कहते हैं। गर्मियों के पौधे या गर्मियों के क्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। आई होप सो सबको तीनों सीजन समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जून से अक्टूबर तक क्या कहते हैं, उसे हम खारिफ सीजन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अक्टूबर से मार्च तक रबी सीजन कहते हैं, एंड मार्च से जून तक के सीजन को हम समर क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। आई होप सो सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलो, तो अभी हमने ये तो समझ लिया कि एग्रीकल्चर है क्या, कौन से सीजन्स एग्रीकल्चर को ग्रो करने के लिए, मीन्स अगर आपको कोई भी क्रॉप ग्रो करना है, अगर आपको फार्मिंग करनी है, सो फार्मिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
सीजन्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अलग अलग सीजन्स के अकॉर्डिंग ही क्या कर सकते हैं, प्लांटिंग कर सकते हैं, आप ग्रो कर सकते हैं प्लांट्स को। क्योंकि अगर वो पर्टिकुलर सीजन के अंदर वो ग्रो होने वाला पौधा नहीं होगा तो वो वहां पर ग्रो नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए उसे वाटर फुलफिल मिलना चाहिए, उसका वाटर का जो भी नीड है वो अच्छी तरह से कंप्लीट होना चाहिए। इसीलिए अगर वो वाटरी वाला प्लांट है कि वो वाटर उसे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए तो वो बारिश के टाइम पर ही आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर वर्क। अगर बच्चों एग्रीकल्चर वर्क की बात करें तो आप सभी के माइंड में आ जाता है, अगर जस्ट सपोज कि आपको ऐसा कोई काम दे दिया गया, आपको बोला कि ड्राइंग करना है, ठीक है, आपको एक पेंटिंग बनानी है, ठीक है। जस्ट सपोज कि आपको एक पेंटिंग बनानी है तो आपको किस चीज की नीड होगी बच्चों? यस, आपको नीड होगी एक अच्छा सा पेपर, क्लीन व्हाइट पेपर, है कि नहीं। आप ब्लैक पेपर पे बना सकते हैं क्या? थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा, मजे नहीं आएंगे, कुछ उस पर होएगा ही नहीं है, कुछ डिजाइन ही नहीं दिखाई देगा, है कि नहीं। तो आपको क्लीन व्हाइट पेपर अच्छा सा चाहिए होगा, है कि नहीं। उसके बाद आपको एक स्टेबल जगह चाहिए होगा, उस स्टेबल जगह पे आप उस पेपर को रखेंगे और बढ़िया तरीके से ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के लिए आपको किसकी नीड होगी? पेंसिल की नीड होगी, पेन्स की नीड होगी, जो भी आप स्केचिंग के लिए जो भी यूज करते हैं उस चीज की जरूरत होगी। अब उसको कलरिंग करने के लिए आपको मल्टीपल कलर्स की जरूरत होगी, कलर ब्रशेस की जरूरत होगी, है कि नहीं। तो जैसे आपको पेंटिंग करनी है तो आपको मल्टीपल चीजों की नीड है, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है, और जिसने आपको पेंटिंग करने के लिए दिया है उनकी भी मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स है। उन्हें चाहिए एकदम क्वालिटी पेंटिंग, है कि नहीं। उन्हें एकदम नीट एंड क्लीन क्वालिटी पेंटिंग चाहिए जिसको देखकर वो खुश हो जाए और उसे अपने घर के अंदर लगा सके, है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, अगर हमें किसी और ने टास्क दिया है तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है। तो उसी तरह से जो फार्मर्स होते हैं, जो ये फार्मिंग का पूरा वर्क होता है, उसके अंदर भी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ नीड्स होती है। कौन सी नीड होती है? अब जस्ट सपोज कि अगर फार्मिंग करनी है तो वाटर जरूरी है कि नहीं। तो वाटर फुलफिल हो सके, इतना वाटर मतलब मीन्स जो भी वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं तो उनके लिए वाटर बढ़िया तरीके से फुलफिल हो जाए, ये सबसे बड़ी नीड होती है उनकी, ठीक है। अगर आपने कभी ना कभी सुना ही होगा, अपने गांव वगैरह गए होंगे आप सभी, कभी ना कभी तो गए ही होंगे सभी गांव। सो गांव में आपने देखा होगा बहुत ज्यादा खेती बाड़ी होती है कि नहीं। सो जब वहां पर खेती बाड़ी हो रही है तो वहां पर कौन सी चीजें हो रही है? खेती बाड़ी हो रही है कि नहीं। सो खेती बाड़ी हो रही है तो उसके लिए क्या जरूरत होगा? उन्हें वाटर की जरूरत होगी। और आपने कभी ना कभी ये जरूर से सुना होगा कि खेती सूख गया, पूरा हमारा जमीन सूख गया। क्यों? क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं मिलता है, पानी की जितनी नीड है वो फुलफिल नहीं हो पाती है, तो पूरा क्रॉप भी सूख जाता है, पूरे प्लांट सूख जाते हैं, पूरा जमीन सूख जाता है। और इसकी वजह से बहुत सालों तक ना वो प्लांट्स को ग्रो नहीं कर पाते हैं उन जमीनों पर। तो ये सबसे बड़ा जो फार्मर्स का जो सबसे बड़ा पेन होता है ना, यही पेन होता है, ठीक है। उन्हें वाटर बढ़िया तरीके से चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद अब क्योंकि सूरज की रोशनी तो हमेशा हमें मिलती है कि नहीं, सो उसके में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बट वाटर अगर नहीं मिला तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्वालिटी प्लांट्स होने चाहिए जो आप मतलब अगर आप ग्रो कर रहे हैं कुछ भी चीज, अगर आप ग्रो कर रहे हैं, जैसे सपोज कि आपने टमाटो का पूरा फार्म के अंदर आपने पूरा टमाटो ग्रो करना है आपको, ठीक है। सो आपने पूरा लगा दिया है, पूरे प्लांट्स वगैरह आपने लगा दिए हैं, जो भी लगाना होता है उसे आपने लगा दिया है, ठीक है। बट जब भी वो आ रहा है, जब भी उसमें से फ्रूट आ रहा है, जैसे टमाटो अगर आ रहा है, तो उस टाइम पर जब टमाटो आएगा तो उसमें कीड़े लगे होंगे या फिर वो टमाटो खराब से होंगे, उसके अंदर दागे होगी, खराब से हो जाएगी, वो निकलते ही सड़ जाएंगी। तो ऐसी इसको अगर आपने ग्रो किया तो क्या आपको फायदा हो सकता है? नहीं हो सकता। इनकम के लिए जो फार्मिंग जो करते हैं लोग वो भी इनकम के लिए करते हैं कि नहीं। सो इनकम जरूरी होता है। सो इनकम के लिए उन्हें क्वालिटी प्लांट को ग्रो करना पड़ता है, क्वालिटी फ्रूट को ग्रो करना पड़ता है, या फिर जो भी वो क्रॉप ग्रो कर रहे हैं वो क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर उसे वो बेच सकते हैं और बेचने के बाद उसे उन्हें अच्छा इनकम मिल सकता है कि नहीं। सो इनकम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी बिजनेस, एनी वर्क, है कि नहीं। सो उसके बाद नेक्स्ट उन्हें क्या करना पड़ता है? उन्हें गुड हार्वेस्ट चाहिए होता है कि नहीं। अगर उन्होंने बहुत ज़्यादा एरियाज में उन्होंने लगाया हुआ है, अपना प्लांट लगा हुआ है, बट उन्हें हर जगह से खराब सा हार्वेस्टिंग उन्हें अच्छा सा हो ही नहीं रहा है, अच्छी हार्वेस्टिंग नहीं होगी तो वो अच्छी तरह से बेच नहीं पाएंगे। और अगर अच्छे से उन्होंने बेचा नहीं, अच्छा क्वालिटी प्लांट अगर फ्रूट और या फिर जो भी चीज़ें वो बेच रहे हैं उसे अगर उन्होंने बेचा नहीं, अच्छी तरह से बेचा नहीं, तो वो
पर उन्हें पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि खराब क्वालिटी का कोई भी खरीदना चाहेगा क्या? हम अच्छी क्वालिटी का खाना चाहते हैं, कोई भी फ्रूट खाए या वेजिटेबल खाए या फिर कोई भी गेहूं चावल जो भी चीजें होती है हम अच्छी क्वालिटी का लेते हैं, है कि नहीं? सो अच्छी क्वालिटी का लेने के लिए अगर तो उन्हें पहले अच्छी तरह से मेहनत करना पड़ेगा, उन्हें अच्छी हार्वेस्टिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। अच्छी हार्वेस्टिंग होगी तभी जाकर वो बेच सकते हैं, और बेचेंगे तभी जाकर उन्हें पैसा मिलेगा, है कि नहीं? तो इस चीज का उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसी मल्टीपल चीजें होती है। उसके साथ साथ उन्हें अच्छा फर्टिलाइजर का ध्यान देना पड़ता है। अच्छा फर्टिलाइजर होगा तभी जाकर वो अच्छे तरह से फर्टाइल हो पाएगा, है कि नहीं? तभी जाकर अच्छे प्लांट्स अच्छे जो भी होंगे वो बढ़िया तरीके से ग्रो हो पाएंगे, ठीक है? सो ऐसी मल्टीपल चीजों का उनको ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी मल्टीपल चीजों का वो ध्यान रखेंगे तभी जाकर वो गुड हार्वेस्ट निकाल पाएंगे और उसे बेच पाएंगे और उससे अच्छा इनकम ले पाएंगे, है कि नहीं? उसी के साथ साथ अगर हम लोग एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर में ना दो तरीके से टाइम हो चुका है, सॉरी मतलब दो तरीके का टाइम के साथ ना चेंजेस हो चुके हैं, ठीक है? चेंजेस कैसे हो चुके हैं? सबसे पहला जो एग्रीकल्चर होता था उसे हम लोग क्या कहते थे? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर, है कि नहीं? अब जैसे जैसे टाइम थोड़ा सा डेवलप हुआ है, टाइम चेंज हुआ है, तो वैसे वैसे क्या हुआ है, ये एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए हुए हैं, है कि नहीं? तो इन्हीं चेंजेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, सो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, सो आई होप सो आप सभी को पता है कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मीन्स होता क्या है, ठीक है? इन नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर और मॉडर्न एग्रीकल्चर, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में क्या बड़ा डिफरेंस आया है और लोगों की नीड किस तरह से फुलफिल हो पाई है, ठीक है? आई होप सो आज के लेक्चर में हमने जितना समझा आप सभी को समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? चलो, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।